आप सभी का उपस्थित बंधुओं का अभिनंदन और आभार। योग फ्रॉम कॉन्सेप्शंस टू मेनोपॉज। शारीरिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो ये दोनों ही जो हमारी टॉपिक्स हैं ये सेम ऑर्गन सिस्टम को बिलोंग्स करते हैं, इसीलिए हम ये दोनों टॉपिक्स को एक साथ लेके ही आगे चलेंगे। साथ ही ये जो आज का मेरा योग का पैकेज है, ये पैकेज रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो अन्य डिजीज होती हैं उनके लिए भी ये यूजफुल है और उसमें भी ये बेनिफिट देता है। फर्स्ट हम कपालभाति पर आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कपालभाति एक बहुत पावरफुल प्रोसेस है और ये ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रोसेस है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी इसकी टेक्निक भी आप लोग को बताती चलूँ। और कपालभाति में हमको किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठना है। एक ध्यानात्मक आसन में बैठने के बाद अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करना है और इसके बाद हमको सिर्फ एक्सेल करना है, फोर्सली एक्सेल करना है, इनहेल नहीं करना है। इनहेल जैसे ही हम अपने एब्डोमिनल मसल्स को लूज करेंगे ऑटोमेटिक होगा, लेकिन हमको उस एक्सेल को फोर्सली नेवल को अंदर की तरफ पुश करते हुए करना है। और इसमें एक जो खास पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी वो ये है कि जब ज्यादातर लोग कपालभाति करते हैं तो उनके गले से साउंड होता है, जो कि गलत है। इसमें कुछ थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, क्योंकि कुछ अगर किसी को कफ की प्रॉब्लम है तो म्यूकस हो सकता है बाहर आए, तो ये कुछ हेजिटेशन के चलते लोग जो कपालभाति करते हैं उसमें गले से साउंड करते हैं, जो कि गलत है। तो इसमें आपको जो आपका साउंड आना चाहिए वो आपकी नॉस्ट्रिल के थ्रू आना चाहिए, ना कि गले के थ्रू। और चूंकि ये हमारी कपालभाति एक ब्रेन एक्सरसाइज है और एक ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, तो यदि हम इसको लगातार करते हैं, लेकिन इसमें हमें ऑब्वियसली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग होती है, स्टेमिना अलग होती है। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी शारीरिक स्थिति को, आप अपनी कैपेसिटी को देखते हुए ही इसको करें। और इसमें जब हम इसको लगातार करते हैं कुछ समय तक, तो ये हमारे ब्रेन में जो ग्लैंड्स होती हैं उन पे इफेक्ट डालते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, जो कि बाकी जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमको हेल्दी बनाए रखने के लिए। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो आप कपालभाति जब करते हैं तो आपको एक कंप्लीट हेल्थ सोल्यूशन मिलता है, और साथ ही बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको जो आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं इन सारे को चूंकि आप एक्टिव करते हैं, तो यहाँ का जो फैट जमा होता है आपके वेली पोर्शन में वो रिड्यूस होता है, और साथ ही आपका फ्लेक्सिबिलिटी और मसल्स की स्टेमिना बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म का रेट इंक्रीज होता है, और इसमें जो आपके ओवरी से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं वो भी कंट्रोल और बैलेंस्ड होते हैं। और कॉन्सेप्शंस या मेनोपॉज या मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपके जो ओवरी से हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो बैलेंस्ड रहें। तो कपालभाति हमें कितनी करनी चाहिए? स्टार्टिंग आप 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक से कर सकते हैं, और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए आप 60 स्ट्रोक तक ला सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि हर व्यक्ति की एक अपनी अलग कैपेसिटी होती है। यदि आप 15 स्ट्रोक कर पाते हैं, आप 15 स्ट्रोक करें, रुक जाएं, ब्रीदिंग को नॉर्मल करें, फिर सेकेंड राउंड करें। तो ऐसे हम 3 राउंड्स करने सजेस्ट करते हैं, और आप अपनी कैपेसिटी को देखें और फिर धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करें। मान लीजिए आप 20 राउंड्स कर पा रहे हैं, तो कुछ समय बाद, 1 हफ्ते बाद उसको 22 करें। ऐसे करते हुए धीरे धीरे इसको बढ़ाएं, लेकिन अचानक से बहुत सारे स्ट्रोक ना करें, क्योंकि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन पर भी इफेक्ट डालता है। तो जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है वो कभी कभी बढ़ जाती है। तो इसीलिए कपालभाति आप अपनी शारीरिक पोजीशन को देखते हुए ही करें, तो आपके लिए ये बेनिफिट
साबित होगी। इसके बाद आती है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया लगभग कपालभाति की ही तरह है, लेकिन इसमें हम अपनी ब्रेथ को होल्ड करके हम अपने नेवल को अंदर और बाहर की तरफ फ्लैप करते हैं, और ये एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जब हम करते हैं तो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिपॉजिट जो भी हमारे स्टैग्नेंट फूड होता है वो रिलीज हो जाता है, हमारा जो डाइजेस्टिव फायर होता है वो इंड्यूस होता है, और साथ ही ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, और बाकी सारे बेनिफिट इसके सेम कपालभाति के जैसे ही हैं। इसके बाद हम आते हैं सूक्ष्म व्यायाम पर। तो चूंकि मैडम जामदार के वीडियो में हमने जो सारे सूक्ष्म व्यायाम थे वो बहुत अच्छी तरह से देख लिए थे और जान लिए थे, तो मैं अभी इसकी टेक्निक के बारे में स्किप करती हूँ। लेकिन ये जो सारे जॉइंट्स हमारी बॉडी के होते हैं उनके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, और ये हमारे सारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, साथ ही साथ उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं हमारे जॉइंट्स में, जिससे कि हमारे जॉइंट्स के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। ये हमारे कुछ लेग से रिलेटेड सूक्ष्म व्यायाम है जो कि हमारे लेग, एंकल, लेग, काफ मसल, हैमस्ट्रिंग इन सब के लिए सपोर्टिंग होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बटरफ्लाई। जब भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो बटरफ्लाई जो पोज है या तितली आसन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आसन होता है। यदि हम मेंस्ट्रुएशन पीरियड, कॉन्सेप्शन, नॉर्मल डिलीवरी या मेनोपॉज किसी की भी बात करें तो उसमें हमारा मैटर करता है कि हमारे पेल्विक जॉइंट कितना फ्लेक्सिबल है, कितना ओपन है और कितना अधिक स्ट्रॉन्ग है। तो जब हम बटरफ्लाई करते हैं तो हमारी सारी थाई मसल्स, हमारी हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, ये सारी स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती हैं, और इसके साथ ही हमारे जो पूरा पेल्विक रीजन है इसमें ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है, थाई जॉइंट ओपन होता है। तो जितना अधिक हम ये बटरफ्लाई करते हैं, हालांकि इसके कुछ अपने टेक्निक्स होते हैं कि जो हम समय समय पर चेंज करते हैं, इसके मैं आपको बहुत सारे वेरिएशन दिखा रही हूँ। ये चारों बटरफ्लाई के वेरिएशन हैं, और जैसे कि एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यदि किसी का थाई जॉइंट बहुत अधिक टाइट है, ओपन नहीं हो रहा है, तो हम उसको जो थर्ड पिक्चर में दिखाया गया है कि आप अपने नीज को दोनों पाम से पुश करिए और कोशिश करिए उसको नीचे ले जाने की। लेकिन यदि किसी का थाई जॉइंट ओपन है और आराम से खुल रहा है, तब हम उसको फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ करने के लिए कहते हैं। तो ये हर एक व्यक्ति की शारीरिक संरचना पर डिपेंड करता है कि हम उसको वो तितली आसन किस तरह से कराते हैं। तो ये सारे तितली आसन के ही, बटरफ्लाई के ही वेरिएशन है, और इसके साथ ही हम जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अधिक होती है उनको ये वाइड एंगल पोज हम कराते हैं। और ये जो वाइड एंगल पोज है, इसमें आपका जो थाई जॉइंट है वो मैक्सिमम ओपन होता है, मैक्सिमम खुल जाता है। नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं कि इसमें आप फॉरवर्ड बेंडिंग करें। तो जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ करते हैं तो आपका जो लेग स्प्लिट है वो कम्प्लीटली 180 डिग्री तक भी मैनेज हो जाता है, और इनके सारे इफेक्ट्स वही हैं जो बटरफ्लाई के इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लेग्स ऑन द वॉल या विपरीत करणी मुद्रा। क्योंकि यहाँ हम कॉन्सेप्शन की भी बात कर रहे हैं, और कॉन्सेप्शन के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लेना चाहूंगी। ये इस आसन में हमको अपने दोनों लेग्स को 90 डिग्री पर रखना होता है, और लगभग आधे घंटे तक इस आसन में हमें होल्ड करना होता है। जब हम आधे घंटे तक इस आसन में रुकते हैं तो लेग्स के सपोर्ट के लिए
जैसा कि आप दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं, हम एक बेल्ट यूज कर सकते हैं, वॉल यूज कर सकते हैं, चेयर को यूज कर सकते हैं या किसी स्टूल को यूज कर सकते हैं। इसमें हम पेल्विक के नीचे, पेल्विक को चूंकि हमको थोड़ा सा ऊपर उठाना होता है, तो इसलिए हम पेल्विक के नीचे एक पिलो को रख सकते हैं जिससे हमारा पेल्विक पोर्शन जमीन से थोड़ा सा ऊंचा रहे। और जब हम इसको कॉन्सेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो इसमें हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जैसे फर्स्ट ये है कि जो आप पेल्विक के नीचे पिलो रखते हैं वो आप बिफोर रिलेशनशिप रखें, एंड आफ्टर रिलेशनशिप बिना अधिक हिले डुले उसी पोजीशन में आप इस आसन को करें। 90 डिग्री पैरों को आकाश की तरफ उठाएं और आधे घंटे तक रुकें। हमारा हिप जॉइंट और लेग्स 90 डिग्री पर हों, हमारे जो नी है वो एकदम स्ट्रेट हों, एकदम सीधे हों, सर के नीचे आपको तकिया नहीं रखना है। इसके साथ इसमें जो एक चीज बहुत मैटर करती है कि इस समय आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है, आपका माइंड पॉजिटिविटी के साथ हो और सारे कॉन्सेप्शन से रिलेटेड पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में हो। तो अगर आप ये आसन, ये सारी सावधानियां और के साथ करते हैं तो ये कॉन्सेप्शंस के लिए बहुत ही यूजफुल है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंद्रासन। इसको ब्रिज पोज भी कहते हैं और कई लोग इसको सेतु बंध आसन भी कहते हैं। इसको करने का पैटर्न अलग है लेकिन इसके सारे इफेक्ट्स जो हैं वो हमारे लेग्स ऑन द वॉल पोजीशन के से मिलते जुलते हैं। तो इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं लूंगी क्योंकि समय की भी कमी है। अब आगे मैं आपको कुछ आसन दिखा रही हूँ जो आपको सिर्फ मैं स्लाइड दिखा रही हूँ। इसकी टेक्निक्स कभी अगर समय अधिक रहा और हम फिर बैठे तो आपको जरूर दिखाऊंगी। सुप्त वज्रासन, भुजंगासन। भुजंगासन हमारे पेल्विक रीजन के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही ये हमारी स्पाइन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाता है। चाइल्ड पोज, बालासन, मार्जरी आसन, इन सबको अभी हम वीडियो में मैडम जामदार के जो वीडियो था उसमें हम लगभग सारे आसन देख चुके हैं। अर्ध शिरासन, गौरक्षासन, और इन आसन के बाद हम आते हैं प्राणायाम पर। प्राणायाम के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर को ही यूज करें, क्योंकि जब हम मेडिटेटिव पोस्चर को यूज करते हैं, जैसे यहाँ पिक्चर में मैंने पद्मासन लिया हुआ है, तो आप देखिए कि आपके जो लेग्स हैं वो पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं और जिससे आपकी लोअर बॉडी में सर्कुलेशन कम हो जाता है तो आपकी ब्रेन में सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और जब ब्रेन में सर्कुलेशन बढ़ता है इसीलिए इसको मेडिटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो यदि आप पद्मासन में नहीं भी बैठ सकते हैं तो आप अर्ध पद्मासन, जैसा कि सेकंड पिक्चर में दिखाया गया है, एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे, इस तरह से भी आप अर्ध पद्मासन की स्थिति में भी बैठ सकते हैं। इसके अलावा वज्रासन, स्वास्तिकासन, ये सभी आप प्राणायाम में यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है मुद्रा। तो जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हम दो मुद्राओं का यूज करते हैं, समान मुद्रा और अपान मुद्रा। समान मुद्रा को हम 8th मंथ तक यूज करते हैं, जिसमें हम अपने पांचों फिंगर के टिप को आपस में ज्वाइन करते हैं सॉफ्टली। सिर्फ आपको फील होना चाहिए कि आपके फिंगर्स टच हो रहे हैं। और 9th मंथ में हम अपान मुद्रा का यूज करते हैं, क्योंकि अपान मुद्रा में हमारी अपान वायु, जो कि हमारे नाभि के नीचे के हिस्से में रहती है, वो स्ट्रांग होती है। और जब हमारी डिलीवरी का समय आता है तो उसमें बेबी को बाहर निकालने में अपान वायु का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यही अपान वायु होती है कि जो उसको फोर्सली अंदर से बाहर की तरफ पुश करती है। तो 9th मंथ में हम अपान वायु का मुद्रा का यूज करते हैं। पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम में मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये विधियां आपको शायद सब जगह मिल जाएंगी, लेकिन मैं थोड़ी सी टेक्निक बता दूं। प्राणायाम के लिए हमको
कई स्टेज से गुजरना पड़ता है। जनरल हम देखें तो हम इनहेल अधिक करते हैं, एक्सेल कम करते हैं, रेशो में इनहेल का रेशो अधिक होता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम इस रेशो को रिवर्स करते हैं, इनहेल से जस्ट डबल एक्सेल करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस अचानक हो पाना संभव नहीं होता है, तो इसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं उसमें हम अपने इनहेल को काउंट करते हैं। हम 5, 10 जो भी आपका नंबर आता है, क्योंकि ये सभी के लिए डिफरेंट नंबर आएगा। फर्स्ट स्टेप में हम इनहेल एक्सेल को इक्वल रेशो में लाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड स्टेप जब एक लंबे समय तक ये करते हैं, हमारा ये मेंटेन हो जाता है, तो सेकेंड स्टेप में हम इसी रेशो को मेंटेन करते हुए ब्रेथ को कुछ समय होल्ड करने की कोशिश करते हैं। थर्ड स्टेप में हम इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल तीनों को इक्वल टाइम ड्यूरेशन के लिए करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ स्टेप में हम अपने एक्सिलेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक्सिलेशन का टाइम ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाते हुए उसको लगभग डबल की पोजीशन में लेके आ जाते हैं, और ये जब डबल आ जाता है तब हम फिर अपने होल्डिंग जो हमारा टाइम पीरियड होता है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये शायद कहीं इसमें बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन जो फाइनल हमारी स्थिति बनती है वो ये बननी चाहिए कि यदि आप 2 सेकंड इनहेल कर रहे हैं तो आपको 8 सेकंड होल्ड करना है और 4 सेकंड एक्सेल करना है। 1:4:2 का रेशो फाइनली आपको मेंटेन करना है। भ्रामरी प्राणायाम, इसके बारे में भी अभी मैडम के वीडियो में हम देख चुके हैं। ओम चैंटिंग, ये एक मंत्र चैंटिंग भी है और एक प्राणायाम भी है, और इसमें हमें एब्डोमिनल और लंग्स दोनों ब्रीदिंग को यूज करना है। ज्यादातर लोग इसमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग बस यूज करते हैं, लेकिन यदि आप इसको दोनों ब्रीदिंग को यूज करते हुए करते हैं तो ये आपके बेनिफिट्स को बढ़ा देगा। ये आप 3 बार, 9 बार, 11 बार या 21 बार कर सकते हैं। इसके बाद मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राणायाम और मेडिटेशन के बीच में हम कुछ रिलैक्सेशंस भी कराते हैं, जैसे योग निद्रा, शवासन। वो मैंने यहाँ पिक्चर्स में नहीं लिए हुए हैं। मेडिटेशन जब हम कराते हैं तो जब हम कॉन्सेप्शन या मेंस्ट्रुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कराते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तब हम नीचे के जो 3 चक्र होते हैं, हमारा मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, इन तीनों चक्रों पर हम कंसंट्रेट करते हुए मेडिटेशन कराते हैं। लेकिन मेडिटेशन में हम एक विजुअल कराते हैं, तो विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन लगभग एक सेम मीनिंग में लोग यूज करते हैं, बट इसमें थोड़ा सा जब हम मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इन दोनों में काफी डिफरेंस है। इमेजिनेशन वो होता है कि जिसमें हम सिर्फ किसी चीज को इमेज कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन वो होता है कि जिसमें हम उस कल्पना में अपनी भावनाओं को भी सम्मिलित कर रहे हैं। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज यदि आपके पास कोई एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि आपके जो पूरा मोहल्ला है इसमें से किसी एक बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। आप खुश होंगे ऑब्वियसली कि चलिए मेरे नेबर्स हैं या मेरे जो साइड में लोग रहते हैं उनमें से किसी बच्चे का मिला, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जब एक दूसरा व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि वो आपका बेटा या बेटी है, आपका बच्चा है, तब आप हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, या बहुत जोर से चीख पड़े, या आपकी आंखों से आंसू बहने लगें। तो यही दोनों डिफरेंस है इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में। तो अगर हम मेडिटेशन को विद विजुअलाइजेशन करते हैं तो उसके हमको परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। और चूंकि हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक समस्याएं अलग अलग होती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम ये विजुअलाइजेशन को इंडिविजुअल डिजाइन करते हैं कि हर व्यक्ति के लिए एक अलग विजुअलाइजेशन होता है। और चक्र मेडिटेशन के अलावा भी हम मेडिटेशन करते हैं जो कि व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं। आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि आप जब भी योग की शुरुआत करते हैं तो किसी योग्य
योग निर्देशक के अंडर में ही करें। और यदि आप किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी या समस्याओं से पीड़ित हैं तो योग का आरंभ एक कुशल योग थेरेपिस्ट के निर्देशन में करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार है कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए आज यहाँ अवसर दिया। आज की समय अवधि लिमिटेड होने के कारण मैं कुछ ही आसन और प्राणायाम के आपको बता पाई, लेकिन हम जानते हैं कि ये सब चीजें सिर्फ बताने से नहीं होती हैं, ये अनुभव कर